हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर फंसेंगे। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जिसमें H2O और CO2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फिर से देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वह क्रिया होती है जिसमें जल यानी कि H2O और CO2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका समीकरण है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर क्या लेंगे, क्लोरोफिल लेंगे, बनेगा क्या, 6H12O6, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 6 मोल यानी जो 6 मोल है वो जल बनेगा और 6 मोल दोस्तों यहाँ पर O2 निकलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं कि अब एक बार दोस्तों आप इस समीकरण के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है, अगर आपको इस समीकरण याद हो गया तो आपको इसका डेफिनेशन बहुत ही चुटकियों में बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक बार देखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, ये क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये समीकरण अच्छे से याद होगा तो इसका डेफिनेशन आप अच्छे से लिख पाएंगे। जो समीकरण है दोस्तों, वो जिस तरह से समीकरण यहाँ पर प्लस जुड़ा है, सूर्य का प्रकाश लिए हैं, क्लोरोफिल लिए हैं, ग्लूकोज बना है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्रकाश संश्लेषण आपने जो पढ़ा है उसके विभिन्न घटकों के नाम बताना है। घटक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें जिन चीज़ों ने भाग लिया है वही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं CO2 भाग लिया है तो इसके प्रमुख घटक में हो जाएगा CO2। और दोस्तों यहाँ पे जल है दोस्तों, ये भी हो जाएगा। क्लोरोफिल भाग ले रहा है तो इसके घटक में ये क्लोरोफिल भी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों, जिन घटकों ने यहाँ पर भाग लिया है उन्हीं घटकों को हमने विभिन्न घटक में लिख दिया है, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यही तो इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटकों के नाम ये निम्न हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर आपको प्रकाश संश्लेषण अच्छे से याद हो गया होगा तो आपको श्वसन दोस्तों चुटकियों में याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा ये है। इसमें क्या था, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब ये ग्लूकोज इन दोनों में टूट जाए तो उसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं।
एक बार देखेंगे। श्वसन वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में बदलता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें ये जो ग्लूकोज यहाँ पर बना था, इसमें क्या बना था? ग्लूकोज बना था। तो ये ग्लूकोज टूटता है, इसमें टूटेगा CO2 में और H2O में, और क्या करेगा दोस्तों? और यहाँ पर बना लेगा क्या? थोड़ा ऊर्जा निकलेगी। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं दोस्तों। इसी का उल्टा समीकरण इसमें हो जाएगा, तो इसका उल्टा लिख देंगे C6H12 वो 6 प्लस 6O2। ठीक है, और इसी का उल्टा हो जाएगा ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पर था, इसको अलग कर दिए और CO2 और H2O पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2। दोस्तों आप इसको संतुलित कर लीजिएगा, और यहाँ पर संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर दोस्तों 38 ATP ऊर्जा भी निकलती है, 38 ATP। दोस्तों फिर से एक बार देखेंगे कि श्वसन वह क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में बदल जाता है और 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। इसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है श्वसन। ठीक है, उसमें ग्लूकोज बनता है, इसमें ग्लूकोज टूट जाता है। तो किसमें टूटेगा? जिससे मिलके बनेगा। तो CO2 और जल से मिलके बना था ग्लूकोज, और यहाँ पर दोस्तों CO2 और H2O में टूट गया है। तो यही होता है श्वसन। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैप्सिन एवं ट्रेप्सिन। क्या दोस्तों? पैप्सिन एवं ट्रेप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जहाँ पर आपको शब्द दिखा है सीन या इन, ठीक है दोस्तों, आपको जहाँ पर इन शब्द दिखे, इन आप जहाँ पर देख लें वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वो किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। इसमें देखेंगे पैप्टीन, फिर तो इसमें भी इन आया, और ट्रैप्सिन इसमें भी इन आया। तो जहाँ पे आपको इन दिखे, ठीक है, वो किसको पचाएगा? वो प्रोटीन को पचाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, जाइलम एवं फलोयम क्या है? दोस्तों जाइलम और फलोयम क्या होता है, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये भी बता दूंगा। ठीक है, कि जाइलम एवं फलोयम क्या होता है। तो जाइलम जो होता है तो पौधों में जल का वाहन, वाहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। तो जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम जो होता है वो पौधों में जल को लेकर जाता है, और फलोयम दोस्तों फल को लेकर जाता है, यानी कि भोजन को। ठीक है, फल यानी कि भोजन। दोस्तों इसका ट्रिक हो जाएगा जा से जाइलम और जा से जल। जाइलम क्या करेगा दोस्तों? तो जाइलम जल को लेकर जाएगा, और फलोयम क्या करेगा? तो फा से फलोयम, फा से फल यानी कि भोजन। तो आप याद रखिएगा कि जा से जाइलम, जा से जल। जाइलम का काम होगा जल का वहन करना, और फा से फ्लोएम, फा से फल, इसका काम होगा भोजन का वहन करना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आप जरूर इसको लिख के आइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिपोमंग एवं जयांग में क्या अंतर होता है, ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक है, तो पुमंग एवं जयांग में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग है। ठीक है, जो पुमंग होता है वह पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर जनन अंग होता है। एवं जो जयांग होता है वो मादा जनन अंग होता है। जो पुमंग होता है दोस्तों वो पुंगेसर का यानी पुरुष का भाग होता है, यानी कि नर का भाग होता है। ठीक है, और जयांग जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, किसमें? पुष्पों में। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि ठीक है, पू से पुमंग होता है, पू से पुरुष यानी कि नर जनन का भाग होगा, और जयांग जो होगा वो मादा जनन तंत्र का भाग होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है,
परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, ठीक है? तो परिवार कल्याण हेतु परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। क्या दोस्तों? कि परिवार के कल्याण के लिए, ठीक है, परिवार को नियोजित करना, ठीक है, करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परिवार नियोजन कहलाती है। दोस्तों किसी के परिवार में, ठीक है, कोई मुखिया होगा, अगर वो मुखिया जो है या कोई भी परिवार का सदस्य अपने परिवार को नियोजित कर रहा है, ठीक है, जो परिवार है उसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं हो रही है, यही प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। तो परिवार कल्याण हेतु परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा था, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए एवं आरएनए का पूरा नाम लिखिए। शायद ये आप सभी को पता होगा कि डीएनए एवं आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों यहाँ पर डी है तो यहाँ पर डी ऑक्सी हो जाएगा, और दोस्तों बाकी से होंगे, इसमें भी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर डीएनए पूछा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी ऑक्सी, ठीक है? तो डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है NADP का पूर्ण रूप लिखिए। क्या दोस्तों? कि NADP का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका पूर्ण रूप होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? N फॉर निकोटिनेमाइड, A फॉर एडेनिन, D फॉर होता है यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा डी फॉर डाइट हो जाएगा, ठीक है? तो न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा निकोटिनेमाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक है दोस्तों? न्यूक्लियो यहाँ पर डाई होगा, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए, यानी कि अनुवांशिकी क्या होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सा है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागत का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। फिर से देखेंगे कि वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागत का अध्ययन करते हैं। दोस्तों जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? डैडी से किसी उसके पुत्र में जाएंगे, उसके पुत्र से उसके पुत्र में जाएंगे, तो यही होता आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ठीक है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और वंशागत क्या हो दोस्तों? वंशागत यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागत का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग विलियम बेंटन ने किया था। आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो किया था वो विलियम बेंटन ने किया था, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप इसको भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि वंशागत अथवा आनुवंशिकता क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर केवल पूछा था आनुवंशिकी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर आनुवंशिकी है और यहाँ पर है आनुवंशिकता। तो आप इसमें याद रखिएगा आनुवंशिकता आनुवंशिकी अलग है। आनुवंशिकी दोस्तों एक शाखा है विज्ञान की, लेकिन ये दोस्तों ये जो यहाँ पर शब्द आया है वंशागत, ये वही होता है वंशागत। क्वेश्चन में चाहे वंशागत दे दे या आनुवंशिकता दे दे, दोनों सेम ही है, ठीक है? तो आनुवंशिक लक्षणों का जनकों से संतत में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। क्या दोस्तों? कोई भी आनुवंशिक लक्षण है, अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होगा, डैडी से जाएगा उसके पुत्र में, उसके पुत्र से उसके पुत्र में जाएगा। तो आनुवंशिक लक्षणों का जो जनक से पिता से किसी संतान में पहुंच जाए, उसके संतान में पहुंचे, तो उसी को बोलते हैं आनुवंशिकता, ठीक है? तो आनुवंशिक लक्षणों का जनकों से संतत में पहुंचना ही आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आकर तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।